ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके यूजीसी नेट के पेपर में अभी जून में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बजटिंग के निम्न से उच्च, ठीक है, निम्न से उच्च उपागम की हानियां यह है कि बजट कैसा होना चाहिए हमारा, कि बजटिंग के निम्न से उच्च उपागम की हानियां यह है कि बजट कैसा होना चाहिए, कि बजट हमारा कैसा होना चाहिए। निम्न से उच्च से मतलब है कि जब हम कोई भी बजट बनाते हैं किसी चीज़ का, तो पहले हम उसकी जो पैसे की व्यवस्था थोड़ी थोड़ी करते हैं, ठीक है। यदि हम स्कूल में जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं पहले हम उनको कम पैसे में देंगे, ठीक है। यदि हम स्कूल में जो विद्यालयों की फीस है हम वो कम रख रहे हैं, कम रखेंगे। इसके बाद यदि जब हमको सफलता मिलेगी तो धीरे धीरे हम उसमें बढ़ा देते हैं। यदि हम पहले से ही उसमें मान लीजिए कि हम फीस 500 रुपये कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमको हानियाँ होंगी कि हमने जितना मेंटेनेंस किया, सब कुछ इतना बनवाया, यदि 50 लाख रुपए या 10 लाख रुपए हमने किसी एक विश्वविद्यालय के लिए खर्च किया और यदि हमने फीस उसकी 1000 रुपये रख दी या 10,000 रुपये रख दी, तो बच्चे क्या आएंगे, नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या हुई, हमको हानि हुई। लेकिन यदि हम उसमें हमने 10 लाख रुपए भी लगाया या 50 लाख रुपए भी लगाया, यदि हम वहाँ पे जो फीस होगी 100 रुपये रखेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो बच्चे ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ पे हमको लाभ है, लेकिन वहाँ पे हानि है। तो निम्न से उच्च उपागम की हानियाँ यह हैं कि बजट हमारा कैसा होना चाहिए, संगठन के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप ना हो। दूसरा है अधिक वास्तविक हो। तीसरा है बिल्कुल सटीक हो सकता है। हो सकता है आप लोगों को लिखावट कम अच्छे से दिखाई दे रही हो, लेकिन देखिए मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैं कर पा रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब जब मार्कर मिल जाएगा तभी, या इंक मिल जाएगी तभी इस चीज़ का समस्या का समाधान हो पाएगा हमारा, ठीक है। कि तैयारी धीमी हो सकती है। अभी अभी हमने इस टॉपिक को पढ़ा है, अब आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका ए बी पहला है, दूसरा है सी डी, तीसरा है ए डी और चौथा है आपका बी और सी। इनमें से दो होंगे, कौन कौन से होंगे बताइए आप। पहला है आपका संगठन के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप ना हो, और यहाँ आपका पूछ रहा है बजटिंग के निम्न से उच्च उपागम की हानियाँ यह है कि बजट कैसा होना चाहिए हमारा। बजट हमने आपको बताया कि बजट यदि हमारा आय और व्यय का संतुलन होगा तो हमारा व्यय अच्छा होगा, जो हमारा बजट होगा अच्छा होगा। यदि हम अपने आय के आधार पर हम जो व्यय करेंगे तो हमें कभी हानि नहीं होगी। यदि हम व्यय ज़्यादा कर देंगे और आय हमारी उतनी है नहीं, तो हमको क्या होगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो बजटिंग के निम्न से उच्च उपागम की हानियाँ यह हैं कि बजट संगठन के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप ना हो, ठीक है, संगठन के समक्ष लक्ष्यों के अनुरूप ना हो। जो हमने अपने लक्ष्य, जो हमने अपना जो बजट बनाया है उसके अनुरूप ना हो, ठीक है। यदि जो हमने बजट बनाया था तो हमने उसमें अनुरूप उसके हिसाब से नहीं है, ठीक है, तो ये हुआ अधिक वास्तविक हो, ठीक है, अधिक वास्तविक हो, बिल्कुल सटीक हो सकता है, कि तैयारी धीमी हो सकती है। यहाँ पर हानियाँ पूछी हैं, इसका मतलब है कि जो हमने बजट बनाया है वो उसकी यदि निम्न से उच्च उपागम की हानियाँ क्या है। यदि हमने जो बजट बनाया है वो ज़्यादा बना लिया है लेकिन जो हमारी आय है वो कम है, ठीक है, तो उसकी क्या हानियाँ हैं, हम संगठन के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप ना हो। इसमें हानियाँ कौन कौन सी हैं, अधिक बार यहाँ पे हम ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। संगठन के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप ना हो, तो यही एक हमारा सही हो, यही हानि है कि जो हमने बजट बनाया है वो हमारे उद्देश्यों की पूरी नहीं कर रहा है, अनुरूप नहीं है। बजट हमने ज़्यादा बना लिया है, जो हमने व्यय है ज़्यादा कर दिया है और हमारी इनकम उतनी है नहीं, ठीक है।
एक हो गया। अधिक वास्तविक हो, ये तो आपकी हानि थोड़ी होगी, ये लाभ होगा कि जो हमने बजट बनाया वो हमने इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से बनाया कि जो हमने उसमें जिस हिसाब से वो किया था तो हमारा बजट उसी हिसाब से खर्च हुआ, कि हमने जिस चीज़ पर जितना पैसा लगाया था, पैसा रखा था, उसी हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। कि जैसे हमारे 100 रुपये हैं और हमने 10-10 रुपये सभी पर लगाए थे कि 10 रुपये हमारी शिक्षा के लिए हैं, 10 रुपये हमारे निजी खर्चे के लिए हैं, 10 रुपये खाने पीने के लिए। तो इस हिसाब से हम एक बजट बना के रखते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो बजट बनाया था वो बिल्कुल वास्तविक हो, अधिक वास्तविक हो, बिल्कुल इसी हिसाब से बना हमारा, बिल्कुल सटीक हो सकता है कि जो हमने बजट बनाया था वो बिल्कुल सटीक हो सकता है। तो ये क्या हुई, ये लाभ हुए हमारे, तो ये हानियाँ नहीं हुई। इसके बाद की तैयारी धीमी हो सकती है, जो हमने बजट बनाया था वो अनुरूप नहीं है तो उसकी तैयारी धीमी हो सकती है। तो उच्च से निम्न से उच्च उपागम की हानियाँ, बजटिंग के निम्न से उच्च उपागम की हानियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपका इसमें आंसर आपका ए होगा और डी होगा। तो जिस ऑप्शन में ये आंसर होगा, ये कौन से में दिया हुआ है आपका? तीसरे में, ए और डी। तो आपका तीसरा आंसर सही होगा, क्योंकि सबसे पहले तो ठीक है आपको ये नहीं भी आता है कि निम्न से उच्च उपागम क्या होता है, ठीक है, तो भी आप इसमें हानियाँ कौन सी हैं और लाभ कौन से, हानियों को ही देख लीजिए। संगठन के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप ना हो, ये भी हानि है। अधिक वास्तविक हो, ये तो सही होगा, ये तो लाभ होगा हमारा, बिल्कुल सटीक हो सकता है, ये भी लाभ होगा। कि तैयारी धीमी हो सकती है। तो आपको कुछ चीज़ें, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें आती हूँ हमको नहीं भी आती हैं, तो हमको कुछ चीज़ें हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसीलिए तो कहते हैं कि हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो बढ़ता है। मतलब हमको क्वेश्चंस को समझने की क्षमता विकसित करनी है कि हमको क्वेश्चन से समझना है। भले हमको उससे रिलेटेड कुछ नहीं भी आता है, लेकिन यदि हमारा जो समझ स्तर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, तो हम क्वेश्चंस को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन, ए और डी। तो ये आपका अभी 2019 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है आपका जो आपके यूजीसी नेट के पेपर में आया हुआ है, अभी जून में आया हुआ था, कि लागत लाभ विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण करने के लिए कुछ सोपान दिए हुए हैं, कुछ अन्य सोपान दिए हुए हैं। ये आपके अभी का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जून 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। पहला है आपका कार्य योजना, कार्य योजना नहीं, कार्यक्रम होगा इधर, कार्यक्रम परियोजना के इनपुट और आउटपुट का मात्रात्मक रूप में वर्णन करना, ठीक है। इसके बाद है आपका कार्यक्रम, बी ऑप्शन है, कार्यक्रम परियोजना के इनपुट और आउटपुट की सामाजिक लागत और लाभ का अनुमान लगाना, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका, लागत और लाभ की तुलना करना, लागत और लाभ की तुलना करना, ठीक है। डी ऑप्शन है आपका, कार्यक्रम परियोजना का स्पष्ट उल्लेख करना,
स्पष्ट उल्लेख करना। ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए हुए हैं पहले में A, B, C और D। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके D, A, B और C। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका A, D, A और B। ठीक है, नहीं C, D। तीसरा ऑप्शन दिया है C, D, A और B। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है B, C, D और A। ठीक है, ये आपका 2019 के पेपर में अभी आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि देखिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। लागत लाभ विश्लेषण करने के लिए कुछ अन्य सोपान दिए हुए हैं। ठीक है, हम इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले हम आपको बता देते हैं लागत लाभ विश्लेषण आपको हम पढ़ा चुके हैं। आप हमारा पहले पूरा वीडियो देखिए, इसके ज़्यादा वीडियोस नहीं बने हैं, 2 ही वीडियो बने हुए हैं शायद आपके यूनिट सेकंड के पार्ट सी के, तो 2 वीडियो बने हुए हैं, उनको आप देखिए, समझ में आ जाए। लागत लाभ विश्लेषण क्या होता है कि हमने किसी भी चीज़ में कितना पैसा लगाया और उसमें हमको कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं जो हमारा कि हम किस चीज़ में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद उन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। लागत लाभ विश्लेषण यही होता है कि हमने किसी चीज़ में कितना पैसा लगाया और हमको लाभ कितना हुआ। ठीक है, तो इसके कुछ अन्य सोपान होते हैं, हम कोई किसी भी चीज़ को जब ऑप्शनल बनाते हैं। ठीक है, कार्यक्रम परियोजना के इनपुट और आउटपुट का मात्रात्मक रूप में वर्णन करना। दूसरा ऑप्शन है आपका कार्यक्रम परियोजना के इनपुट और आउटपुट की सामाजिक लागत और लाभ का अनुमान लगाना। लागत लाभ की तुलना करना, कार्यक्रम परियोजना का स्पष्ट उल्लेख करना। ठीक है, इसमें आपका पूछा हुआ है कि हम कोई योजना बना रहे हैं, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी कार्यक्रम करने के लिए यदि हम कोई योजना बना रहे हैं तो हमको इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपका होगा कार्यक्रम परियोजना का स्पष्ट उल्लेख करेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले स्पष्ट उल्लेख करेंगे, तो आपका ए होगा कि जब हम कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी कोई योजना बना रहे हैं, तो उसका सबसे पहले तो हमको उन स्पष्ट तरीके से उल्लेख करना पड़ेगा, सबसे अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि हमको इसमें या हम कोई विश्वविद्यालय खोल रहे हैं या विद्यालय खोल रहे हैं, तो यही इसी को तो कार्यक्रम या तो खोलने के लिए हमको योजना बनानी पड़ेगी ना, कि हमको क्या क्या करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमको इंक्लूड करनी है, टीचर्स होंगे, मकान होंगे, रूम्स होंगे, हाँ क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इनका स्पष्ट तरीके से उल्लेख करना। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद जैसे आपके ऑप्शन है, सबसे पहले इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्यक्रम परियोजना का स्पष्ट तरीके से उल्लेख करेंगे, तो आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें सबसे पहले आपका ए नहीं, आपका डी ऑप्शन, जो डी ऑप्शन है, तो आपका सबसे पहले आएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि कार्यक्रम परियोजना के इनपुट और आउटपुट का मात्रात्मक रूप में वर्णन करना, कार्यक्रम परियोजना के इनपुट और आउटपुट की सामाजिक लागत और लाभ का अनुमान लगाना। तो हम सबसे पहले चीज़ों का उल्लेख करेंगे, व्याख्या करेंगे, वर्णन करेंगे कौन कौन सी चीज़ें सामने आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें फेस हो रही हैं। तो कार्यक्रम परियोजना के इनपुट और आउटपुट का मात्रात्मक रूप में वर्णन करना कि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे इनपुट के रूप में और आउटपुट के रूप में क्या आएगा। ठीक है, यदि हम इसमें 10 रुपये खर्च करेंगे तो हमको 10 रुपये का लाभ होगा या इससे अधिक का होगा या हमको इसकी हानि होगी, तो इसका क्या होगा, मात्रात्मक रूप में वर्णन करना कि हम जितना खर्च करेंगे क्या हमें उतना लाभ मिलेगा या उससे कम मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा, तो वर्णन करना। ये तो ठीक है, यदि हमको चारों ऑप्शन नहीं भी पढ़ने हैं और यदि हमको एक ऑप्शन मिल गया कार्यक्रम परियोजना का उल्लेख करना, तो आप देखिए इसमें डी ऑप्शन किसका है, डी ऑप्शन इसमें इसका है, तो हम इस तरीके से इसको ही फाइनल कर सकते हैं। ठीक है, इसको ही फाइनल कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे अभी समझना है। यदि एग्जाम पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, यदि हमको एक ऑप्शन मिल गया कि ये हमारा सॉलिड है, तो इसका देखा कि तुरंत लगा देना है, क्योंकि समझने का वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्वेश्चन हमको सही करना होता है बहुत ही कम टाइम में। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि दूसरा आपका हुआ कार्यक्रम परियोजना के इनपुट और आउटपुट का मात्रात्मक रूप में वर्णन करना, तो आपका ए हो गया। ठीक है, ए हो गया। इसके बाद कार्यक्रम परियोजना के इनपुट और आउटपुट की सामाजिक लागत और लाभ का अनुमान लगाना कि जो हमने इसमें वो इनपुट किया है, जो हमने लागत लगाई है, उसका जो सामाजिक लाभ होगा, समाज को लाभ होगा, कितना होगा, सामाजिक लाभ का अनुमान लगाना। ठीक है, लागत और लाभ का अनुमान लगाना कि हमको कितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितना लाभ होगा, एक अनुमान लगाते हैं कि हमको इतना % इसमें लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन होगा आपका बी।
इसके बाद लागत और लाभ की तुलना करना। सबसे लास्ट में हम करते हैं कि हमने लागत 10 रुपये लगाई थी और हमको 9 रुपये का लाभ हुआ, तो 9 रुपये हमको मिले, तो हमको कितनी 1 रुपये की हानि हुई। ठीक है, यदि हमने लागत 10 रुपये लगाई थी और हमको 11 रुपये का 11 रुपये हमको उससे मिले, तो हमको 1 रुपये का लाभ होगा। तो लागत और लाभ की तुलना करना कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और हमको कितना लाभ मिला है या कितनी हानि मिली, तो इनकी तुलना करना सटीक रूप से। तो तुलना करना आपका किसमें सबसे लास्ट में आएगा, तो सी ऑप्शन आपका सबसे लास्ट में आएगा और डी ऑप्शन, इस हिसाब से इस ऑप्शन को आपका राइट ऑप्शन लिख सकते हैं कि डी ए बी सी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ा सा भी आप इसको अपने हिसाब से समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका एक और है जो आपके यूजीसी नेट के पेपर में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव पूंजी सिद्धांत से संबंधित है। मानव पूंजी सिद्धांत से संबंधित है। ये क्वेश्चन है आपका यूजीसी नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर में ही आया हुआ क्वेश्चन है शायद ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव पूंजी सिद्धांत से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन है, जब दोनों पक्षों की विभिन्न सूचनाओं तक पहुंच हो, तब यह व्यवहार का वर्णन करने में उपयोगी है। ये ऑप्शन है कि जब दोनों पक्षों की विभिन्न सूचनाओं तक पहुंच हो तब यह व्यवहार का वर्णन करने में उपयोगी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका, यह प्रवीणताओं, ज्ञान एवं सामाजिक तथा वैयक्तिक विशेषताओं का सामूहिक स्टॉक है। तीसरा ऑप्शन है आपका, शिक्षा के कारण सरलता से पारिश्रमिक में वृद्धि होती है, क्योंकि शिक्षा स्तर अभिकर्मियों की योग्यता का सूचक है, योग्यता का एक परिसूचक है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है, यह विविध प्रबंधन साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपके हो गए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मानव पूंजी सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया था। मानव पूंजी सिद्धांत क्या होता है कि जो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, तो एक तो होता है आपका संकेतन सिद्धांत, उच्च शिक्षा के माध्यम से हमको डिग्रियां मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति शिक्षित तो होता ही होता है, लेकिन अपना मानव पूंजी क्या होती है कि उसका ज्ञान होता है, कौशल होते हैं, ठीक है, जो प्रशिक्षण होता है, जो सामाजिक नैतिक जो उसके मूल्य होते हैं, जो विचार होते हैं, जो उसकी सांस्कृतिक जो सामाजिक चीज़ें होती हैं, जो चरित्र का निर्माण होता है, सामाजिक चीज़ें उसको जो मिलती हैं, चरित्र का निर्माण होता है, जो उसको
प्रशिक्षण मिलता है, ठीक है, जो ज्ञान मिलता है, जो ठीक है, जो अनुभव मिलता है। हमने आपको बताया था कि इसमें जो मानव पूंजी सिद्धांत में 3 चीजें होती हैं आपकी, ठीक है, स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है और दूसरा आपका प्रैक्टिस होती है, सॉरी प्रैक्टिस नहीं, आपका प्रशिक्षण, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको मानव पूंजी सिद्धांत, ये हमको ये मानव पूंजी सिद्धांत जब शिक्षा में हमको ये चीज़ें मिलती हैं, मानव की जो पूंजी होती है ये होती हैं, स्किल्स होती हैं, जो उसके कौशल्स होते हैं, ज्ञान होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति किसी के साथ भी समायोजन कर सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, वो पूंजी कमा सकता है, धन को कमा सकता है अपने इन स्किल्स के माध्यम से, ठीक है। समाज में संतुलन बिठा सकता है, सामाजिक रूप से वो निपुण हो जाता है। लेकिन जो संकेतन सिद्धांत होता है, संकेतन सिद्धांत में केवल उसको डिग्रियाँ मिलती हैं, ये चीज़ें उसको नहीं मिलती हैं, इन चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता है संकेतन सिद्धांत में। लेकिन मानव पूंजी सिद्धांत में इन चीज़ों को महत्व माना जाता है कि जो मानव की पूंजी होती है शिक्षा के साथ साथ ये होती हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो ये अभी आपका 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि आपने ये थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर आ जाएगा, कोई टफ नहीं है, केवल हमको शब्दों को समझना है, ठीक है। तो मानव पूंजी सिद्धांत निम्नलिखित में से मानव पूंजी सिद्धांत से संबंधित है। जब दोनों पक्षों की विभिन्न सूचनाओं तक पहुंच हो तब यह व्यवहार का वर्णन करने में उपयोगी है। यह प्रवीणताओं, ज्ञान एवं सामाजिक तथा व्यक्तिगत विशेषताओं का सामूहिक स्टॉक होता है। शिक्षा के कारण सरलता से पारिश्रमिक में वृद्धि होती है, क्योंकि शिक्षा स्तर अभिकर्मियों की योग्यता का एक परिसूचक होता है। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभियोग्यता का परिसूचक नहीं होता, ये डॉक्यूमेंट्स को महत्व नहीं देता है कि यदि एक व्यक्ति ने बीए की डिग्री हासिल कर भी ली और यदि उसके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो वो ये व्यक्ति जो श्रम बाजार में उत्पादनता नहीं कर सकता है, अधिक श्रमिक नहीं होता, अधिक उत्पादन नहीं कर सकता है, या विविध प्रबंधन साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखता है। तो इसका जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको एक लगाना है, तो इसका सबसे अच्छा राइट आंसर होगा यह प्रवीणताओं, ज्ञान एवं सामाजिक तथा व्यक्तिगत विशेषताओं का सामूहिक स्टॉक होता है। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई कि ये सब चीज़ें मानव की पूंजी होती हैं। मानव पूंजी सिद्धांत में यही होता है कि जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमारे जो प्रशिक्षण होते हैं, एक्सपीरियंस, जो हमारे अनुभव होते हैं, प्रवीणताओं, ज्ञान एवं सामाजिक तथा व्यक्तिगत विशेषताओं का सामूहिक स्टॉक होता है। तो देखिए बहुत आसानी से ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। और अभी के 19 के पेपर में, दिसंबर के पेपर में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है इसका, ठीक है। तो देखिए आपके कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर होते हैं। यदि आप इनका क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि कॉन्सेप्ट में क्या। हम लोग बहुत ऊपर लेवल से पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको बहुत डीपली लेवल पे पढ़ना होता है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी आपके दिसंबर में ही आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें अभिकथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हमने बताया था करना। तो पहला अभिकथन दिया हुआ है, अभिकथन ए, बजट किसी दी गई समयावधि का व्यय, बजट किसी दी गई समयावधि का व्यय और प्राप्तियों का संतुलित आकलन है। संतुलित आकलन है, ठीक है, ये अभिकथन है। इसके बाद इसका कारण आता है आर, ठीक है। किसी शैक्षणिक प्रशासक के हाथों में बजट पिछले प्रदर्शन का एक दस्तावेज वर्तमान नियंत्रण का एक प्रकार और भविष्य
की योजनाओं का प्रक्षेप है। ठीक है, इसके बाद इसके जो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। जो आर ए की सही स्पष्टीकरण है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण। दूसरा है ए और आर दोनों सही, दोनों सही, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ए सही आर गलत, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अभी कथन दिया हुआ है बजट किसी दी गई समयावधि का व्यय और प्राप्तियों का संतुलित आकलन होता है। ठीक है, तो ये बात सही है कि जो बजट होता है वो यही होता है कि समयावधि का व्यय होता है कि किसी समयावधि में यदि हम घर का भी कोई बजट बनाते हैं तो 1 महीने का हम बजट बनाते हैं। ठीक है, दी गई समयावधि में जैसे हमारे पास 10,000 रुपये, हर मंथली हमारे 10,000 रुपये आ रहे हैं, तो इसका हम बजट बनाएंगे, उसी हिसाब से हमको चलना भी होगा। तो बजट जो होता है किसी दी गई समयावधि का व्यय और प्राप्तियों का संतुलित आकलन होता है। ठीक है, कि हमारे बजट के हिसाब से ही हमारा व्यय होना चाहिए। तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है। इसके बाद किसी शैक्षणिक प्रशासक के हाथों में बजट पिछले प्रतिवर्ष का एक दस्तावेज होता है, वर्तमान नियंत्रण का एक प्रकार और भविष्य की योजनाओं का प्रक्षेप है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि जैसे हमने मान लीजिए कि ये 10,000 रुपये का इस महीने का बजट बनाया। ठीक है, ये 10,000 रुपये का हमने बजट बनाया, लेकिन जो हमारा खर्चा है वो 10 से ऊपर चला गया। तो ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होता है कि किसी शैक्षणिक प्रशासक के हाथों में 10, लेकिन ये हम शिक्षा को लेकर बना रहे हैं, तो ये घर को बताया कि ये बजट है, ये हमारा अब जो हम अगले महीने के लिए बनाएंगे तो ये दस्तावेज हो जाएगा कि हाँ, मतलब एक वो हो जाएगा कि हमने इस बजट में ये कमी रह गई है और ये खर्चे हमारे बढ़ गए हैं, तो इस बजट में हमको इन चीज़ों को कम करना है और किन चीज़ों पे ज़्यादा व्यय करना है। तो जैसे किसी भी शिक्षा के लिए कोई योजना बनाई जाती है, उस पर जो बजट यदि जो हमारी आवश्यकताएँ होती हैं उनके हिसाब से शिक्षा को लेकर योजनाएँ बनाई जाती हैं, लेकिन जब वो लागू करते हैं, यदि इसके बाद फिर भविष्य में जो बजट होता है उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, वो जो उद्देश्य हैं पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जो खर्चे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन खर्चों की व्यवस्था को सही तरीके से नियोजित करने के लिए बजट का निर्माण किया जाता है। तो किसी शैक्षणिक प्रशासक के हाथों में जो बजट पिछले प्रतिवर्ष का एक दस्तावेज होता है कि जो हमने पहले बजट बनाया उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की थी और कौन कौन सी चीज़ों पे हमने खर्च किया था, तो वो एक दस्तावेज होता है। वर्तमान नियंत्रण का एक प्रकार होता है। ठीक है, जो वर्तमान में जिन चीज़ों को हमको नियंत्रण करना है तो उनके हिसाब से हम बजट बनाते हैं, और भविष्य के लिए योजनाओं का प्रक्षेप होता है कि हम भविष्य की योजनाओं के लिए बजट बनाते हैं कि भविष्य में हमको किस तरीके से किस चीज़ पे क्या खर्चा करना है, तो दस्तावेज होता है। तो आपका बजट ए सही है और आर दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे हम क्यों की जोड़ देते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन से हम यहाँ पे क्यों की जोड़ देते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बजट किसी दी गई समयावधि का व्यय और प्राप्तियों का संतुलित आकलन है, क्योंकि किसी शैक्षणिक प्रशासक के हाथों में बजट पिछले प्रतिदर्शन का एक दस्तावेज, वर्तमान नियंत्रण का एक प्रकार और भविष्य की योजनाओं का प्रक्षेप है। तो ये इसका ऑप्शन आपका होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है, तो आपका ये राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे यही कह रहा है कि बजट किसी दी गई समयावधि का व्यय जो आकलन होता है, जो प्राप्तियाँ होती हैं उनका संतुलित जो व्यय और जो आय और व्यय होता है उसका संतुलित आकलन होता है, और यहाँ पे यही बता रहा है कि बजट किस तरीके से होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका अभी का है, 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो आपके यूजीसी नेट के पेपर में अभी 19 में ही आया हुआ था। इसके आर्थिक लागत लाभ विश्लेषण के यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके यूनिट सेकंड के पार्ट सी से कई क्वेश्चंस आपके आए हैं, क्योंकि ये जो नया जुड़ा हुआ है फिर भी इसके कई क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनाओं के लागत प्रभावकारिता विश्लेषण CEA के अध्ययनों घनों की नगण्य संख्या के कारण क्या कारण है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनाओं की लागत प्रभावकारिता विश्लेषण CEA के अध्ययनों का नगण्य संख्या के क्या कारण हैं। ठीक है, नगण्य संख्या के क्या कारण हैं। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, इसका मतलब है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, CEA में मूल्यांकन की अपर्याप्त पृष्ठभूमि CEA में अनिवार्य अभिज्ञता का प्रभाव। ठीक है, CEA के साथ निर्णय लेने वालों की सुविज्ञता का प्रभाव। ठीक है, इसके बाद है CEA कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, CEA में शैक्षिक संकल्पनाओं को कम महत्व देना। इसके बाद है CEA में शैक्षिक हस्तक्षेप की प्रभावकारिता की अति चिंता। तो जो लागत लाभ विश्लेषण होता है और लागत प्रभाव विश्लेषण होता है, केवल जो लागत लाभ विश्लेषण में केवल लाभ का देखा जाता है, प्रभाव में सारी चीज़ों को देखा जाता है कि प्रभाव क्या क्या हो रहा है। कि जैसे लागत, जैसे हमने किसी भी चीज़ के लिए योजना बनाई, जैसे मान लीजिए हमने स्वास्थ्य पे शिक्षा से संबंधित वो बनाई, तो हम लागत लगाएंगे। तो कोई स्कूल के लिए यदि हम लागत लगाएंगे और उसमें जो जो चीज़ें इंक्लूड होंगी उनके लिए योजना बनाने, लेकिन इसके प्रभाव क्या होंगे, कहाँ तक व्यक्ति शिक्षित हुए हैं, क्या क्या शिक्षा का प्रभाव पड़ा है, तो हम उनकी डिग्रियों का तो उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन प्रभाव ज्ञान में वृद्धि का क्या उल्लेख कर सकते हैं। तो प्रभावकारिता की मतलब जो लागत प्रभाव, मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके बाद इसके ऑप्शन है आपका, पहला है ABC, दूसरा है BCD, तीसरा है CDE, चौथा है ACE
सी और डी। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन ये है। तो अब इसको पढ़ते हैं कि लागत प्रभावकारिता में मूल्यांकन की अपर्याप्त पृष्ठभूमि। ठीक है, सीईए में अनिवार्य अभिज्ञता का प्रभाव, सीईए के साथ निर्णय लेने वालों की सुविज्ञता का प्रभाव, सीईए में शैक्षिक संकल्पनाओं को कम महत्व देना, सीईए में शैक्षिक हस्तक्षेप की प्रभावकारिता की अंदर चिंता। तो इसके ऑप्शन आपके क्या होंगे? ठीक है, तो सीईए में मूल्यांकन की अपर्याप्त पृष्ठभूमि। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका कि जो लागत लाभ प्रभावकारिता है, यदि हम लागत लाभ विश्लेषण और लागत लाभ प्रभावकारिता ये दोनों एक ही मान के चलते हैं, बहुत मामूली सा डिफरेंट है कि उसमें हम केवल लागत के लाभ का कॉस्ट को देखते हैं, यहाँ पर इसके उसको इफेक्टिव को, ठीक है, उसको देखते हैं कि जैसे लागत में यहाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो लागत लाभ होता है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, वहाँ पे हम केवल कॉस्ट के बेनिफिट को देखते हैं कि हमको क्या लाभ हुआ है, और यहाँ पे इफेक्टिव एनालिसिस को देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे मतलब बहुत मामूली सी चीज़ है कि सीईए में मूल्यांकन की अपर्याप्त पृष्ठभूमि। ठीक है, सीईए में अनिवार्य अनभिज्ञता का प्रभाव। ठीक है, इसके बाद सीईए के साथ निर्णय लेने वालों को सुविज्ञता का प्रभाव। यहाँ पे हम जो भी योजना बना रहे हैं सारी चीज़ों के प्रभाव को देखते हैं। ठीक है, कि सीईए में अनिवार्य अभिज्ञता का प्रभाव, कि जो लोग यहाँ पे योजना बना रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ेगा। सीईए के साथ निर्णय लेने वालों की सुविज्ञता का प्रभाव, जो वहाँ पे निर्णय ले रहे हैं वो योग्य है कि नहीं है। ठीक है, सीईए में मूल्यांकन की अपर्याप्त पृष्ठभूमि, कि मतलब जो यहाँ पे सभी चीज़ों को मुख्य रूप से महत्व दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। सीईए में शैक्षिक संकल्पनाओं को कम महत्व देना। ठीक है, तो ये इसका सीईए में शैक्षिक संकल्पनाओं को कम महत्व देना, तो ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे शैक्षिक संकल्पनाओं को कम क्यों महत्व दिया जाएगा। सीईए में शैक्षिक हस्तक्षेप की प्रभावकारिता की अतिचिंता, तो शैक्षिक हस्तक्षेप की प्रभावकारिता की अतिचिंता, तो इसमें शैक्षिक हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हानियाँ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनाओं की लागत प्रभावकारिता विश्लेषण के अध्ययनों को नगण्य संख्या के क्या कारण है, कि मतलब इसमें पूर्ण रूप से इफेक्टिव हो। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे कारण हैं, तो कि मतलब यहाँ पे इसकी कमियां नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे इनके बेनिफिट पूछ रहे हैं कि मतलब हमको जो लागत लाभ प्रभावकारिता है वो संपूर्ण रूप से दिखाई दे। जो लागत लाभ विश्लेषण है मुख्य रूप से इसका एनालिसिस, बेनिफिट जो हुआ है मुख्य रूप से इसका एनालिसिस। तो यदि इसमें जैसे हम देखते हैं कि यदि एक तो मुख्य इंपॉर्टेंट है कि डी ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस में आपका डी ऑप्शन नहीं है, तो इन दोनों में है, तो ये आपको हम पहले कर देंगे। इस तरीके से उसको क्वेश्चन को चुनते हैं। इसके बाद इसमें हमने कौन कौन से देखे कि सीईए में शैक्षिक हस्तक्षेप की प्रभावकारिता की अतिचिंता, ये भी नहीं होगा। फिर देखते हैं तो ई ऑप्शन किस में नहीं है, ई ऑप्शन इसमें नहीं है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं यदि आपको, क्योंकि इसमें ये शब्द थोड़ा हिंदी के बहुत टफ होते हैं। ठीक है, टफ होते हैं तो इनको समझना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इनको समझते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी तक आपके जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए।